चलिए बच्चों, हम टॉपिक शुरू करते हैं अपना। ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स, यानी ऐसे कौन कौन से रीजन है जहाँ पे ट्रेडिशनल यानी बहुत पहले से ही इंडस्ट्री सेटअप होती आ रही है। तो अगर हम बात करें हैवी इंडस्ट्री के बेसिस पर, ऐसे रीजन जो कि कोल फील्ड्स के पास में होते हैं, ठीक है, जहाँ पर कोयला आसानी से मिल सकता है। क्योंकि कोयला क्या है, एनर्जी एक सोर्स है। तो कोल फील्ड्स के पास में, या मेटल जहाँ मतलब जिसका इस्तेमाल मेटल स्मेल्टिंग में यानी लोहे को पिघलाने में, मतलब जितने भी मेटल्स उन्हें गलाने में इस्तेमाल किया जाता है। हैवी इंजीनियरिंग जहाँ पर अवेलेबल होती है, केमिकल मैन्युफैक्चर और टेक्सटाइल प्रोडक्शन, ठीक है, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज को अब स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ठीक है, स्मोक स्टैक इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोयला यूज हो रहा है, कोयले के पास में यूज हो रही है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल रीजन को देखें तो इनको दो तरीकों से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, दो चीजों के बेसिस पर। पहला, यहाँ पर हाई प्रोपोर्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी यहाँ पर रोजगार बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। अगली चीज इसमें हाई डेंसिटी ऑफ हाउसिंग, जितने ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो वहां पे घर भी उतने ज्यादा होंगे। ऑफन ऑफ इंफीरियर टाइप, अब बच्चों ये सारी लेबर है, तो इनके घर क्या वैसे होंगे बंगलो टाइप के? नहीं, इंफीरियर टाइप के होंगे जहाँ पर सर्विसेज भी प्रॉपर तरीके की नहीं होंगी, यानी ये स्लम वगैरह बना के रह रहे होंगे। अब जब स्लम रह रहे होंगे तो यहाँ का एनवायरमेंट अट्रैक्टिव होगा कि अनअट्रैक्टिव होगा? तो अनअट्रैक्टिव एनवायरमेंट होगा। मतलब की बात कैसे देखें तो यहाँ पे पॉल्यूशन होगा, वेस्ट हीप्स होंगे, मतलब कूड़े के ढेर वगैरह होंगे, पानी भरा होगा रोड पर, है ना, तो इस तरीके से गंदगी फैली होगी। इसके बाद देखते हैं दूसरी चीज, ये तो हो गया बेटा एम्प्लॉयमेंट वाली बात का, ठीक है। दूसरी देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ई माइग्रेशन एंड डेरिलिक्ट लैंड एरियाज कॉज्ड बाय क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वाइड फॉल इन डिमांड। देखो, एक तो बात ये हो गई, जब फैक्ट्री चल रही है तो ये सब होगा, लेकिन मान के चलो दुनिया भर में डिमांड कम हो गई किसी चीज की, तो जब कोई एक चीज की डिमांड कम हो गई तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी। तो जब उसकी फैक्ट्री बंद होंगी बच्चों, तब क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में लोग वहां से इमाइग्रेट करके जाने लगेंगे। वहां की जो जमीन है, अब वो ऐसे लगेगा कि वो छोड़ दी गई है। ठीक है, इसके बाद में जो एरिया है ना, वहां पर जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो बंद कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा रीजन, क्योंकि उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वर्ल्ड वाइड लेवल पर वो खत्म हो चुकी है, कम हो चुकी है बिल्कुल। इसके लिए बच्चों एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, केस बेस्ड स्टडी है द रूर कोलफील्ड जर्मनी। इसको स्टार मार्क कर लो, बोर्ड आपसे पूछेगा ही पूछेगा ये, ठीक है। जर्मनी का रूर रीजन की बात चल रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जर्मनी के लिए ये। क्यों? जैसे हमारे लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू है ना, जहाँ पर रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, ऐसे ही जर्मनी के लिए रूर रीजन है। चलो, तो यूरोप के मेजर इंडस्ट्रियल रीजन में से ही ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहा है। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, मतलब बहुत मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है ये दुनिया के लिए, मतलब खासतौर पे यूरोप के लिए, सॉरी। कोल और आयरन और स्टील, ठीक है। कोल और आयरन और स्टील की बात करें, इसने यहाँ की मेन इकोनॉमी का आधार बनाया, यानी यही चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा मिली, तो इसी वजह से यहाँ की इकोनॉमी डेवलप हुई शुरू में। लेकिन जैसे जैसे कोयले की डिमांड कम होने लगी, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी वो भी हल्के हल्के कर कर कम होने लगी। देखो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर आयरन के एग्जॉस्ट हो जाने के बावजूद भी, यानी यहाँ पे जितना भी आयरन ओर था वो सब निकाल लिया गया, उसके बावजूद भी आज भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज हैं आयरन ओर की। वो क्या कर रही हैं? वो आयरन स्मेल्टिंग के लिए और बाहर से मंगाती हैं, ठीक है। ये रूल रीजन हो गया। यहाँ जितना आयरन था वो तो उन्होंने खत्म कर लिया। अब इंडस्ट्री आयरन की तो अभी भी है यहाँ पर, लेकिन वो आयरन कहाँ से मंगा रही है? दूसरे रीजन से, वाटरवेज के द्वारा, पानी के द्वारा। क्योंकि कम खर्चा लगता है ना, तो वाटरवेज से आज भी इंपोर्ट कर कर और यहाँ पर लाया जाता है। रूर की बात करते हैं तो जर्मनी का टोटल 80% आयरन
यहीं पर आयरन एंड स्टील यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। तो सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा ये जर्मनी के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में चेंज आने की वजह से यहाँ के कुछ एरियाज में डिके आ गया। ठीक है, यानी यहाँ के कुछ एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह बंद होने लगी। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाने लगी, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया गया, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होने लगा। अगर रूरल रीजन की फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी की बात करें, अब बच्चों देखो कोयले की फैक्ट्री बंद हो चुकी है जहां पे कोयला सॉरी यूज हो रहा है, आयरन यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो अब रूर किस चीज पर आएगा? ठीक है, तो देखो जरा ध्यान से समझना। अब रूर सिर्फ कोयले और स्टील पे बेस्ड नहीं रह सकता, जो कि इनिशियली यहाँ पे फेमस था। क्यों? क्योंकि ये वाली इंडस्ट्रीज तो लगभग लगभग खत्म पर है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अब जो नई इंडस्ट्रीज खुली हैं, जैसे यूज ओपल कार असेंबली प्लांट, एक बहुत बड़ा ओपल कार असेंबली प्लांट है। नई केमिकल प्लांट्स खोले गए हैं, यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं इस रीजन में। तो अब रूरल रीजन की प्रॉस्पेरिटी इन चीजों पर डिपेंड करती है, ना कि आयरन एंड कोल पर, जो कि आपकी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी। अब उनके ऊपर इसका फ्यूचर नहीं रहा। शहर के बाहर अगर हम देखें तो शॉपिंग सेंटर्स हैं, वो आपको दिख जाएंगे अभी भी, है ना, रूर के बाहर में। तो यहाँ पर एक नया न्यू रूर लैंडस्केप, यानी अब एक बिल्कुल नए तरीके का रूर का नज़ारा यहाँ पर दिखता है कि एक नए तरीके का रूर बन गया है। बच्चों याद रखिएगा रूर के साथ में प्रॉब्लम, ठीक है, ये वाली बात। कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब देखते हैं ऐसी इंडस्ट्री जो कि हाई टेक्नोलॉजी का यूज करती है। ठीक है, हाई टेक्नोलॉजी या सिंपली हाईटेक, हाईटेक भी बोल देते हैं सिंपल शब्दों में। ठीक है, ये लेटेस्ट जनरेशन की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है, यानी अभी हाल फिलहाल में अब इस तरीके की इंडस्ट्री सेटअप की जा रही है। इसको हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर इंटेंसिव लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। R&D जब भी आपको मिलेगा तो आप समझ जाना रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है ना, ताकि क्या किया जा सके, जो मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है प्रोडक्ट्स की, वो और भी ज़्यादा एडवांस साइंटिफिक तरीके से और इंजीनियरिंग कैरेक्टर का यूज़ कर कर की जा सके, यानी और भी ज़्यादा मैं कहूँ एफिशिएंट तरीके से, और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब अब हमें इंसानों के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मशीन्स काम करेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चलता रहता है, ताकि किस और तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस को और भी ज़्यादा एडवांस किया जा सके। प्रोफेशनल्स, बच्चों प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? पढ़ लिख कर जो जॉब करते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई कर कर जो प्रोफेशन को अपनाते हैं, ठीक है। तो ये जॉब्स कहलाती हैं वाइट कॉलर जॉब्स। जैसे बच्चों डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, है ना, इंजीनियर्स हो गए, वाइट कॉलर जॉब्स में। तो ये वर्कर्स होते हैं, ये इस तरीके की हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज में मेनली ये क्या करते हैं, ज्यादातर यही इसका शेयर बनाते हैं टोटल वर्कफोर्स का। वर्कफोर्स मतलब क्या होता है? जितने लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं और उन्हें को काम मिल गया है, ठीक है ना। तो यहाँ की वर्कफोर्स में जो मेन प्रपोर्शन है वो प्रोफेशनल्स का आता है। ये काफी ज्यादा हाईली स्किल्ड होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना, और ब्लू कॉलर से ग्रेटली आउट नंबर दा, इन्होंने ब्लू कॉलर वालों को आउट नंबर कर दिया, यानी उनसे ज्यादा संख्या में होते हैं। ब्लू कॉलर कौन होते हैं? ऐसे वर्कर्स जो कि मैनुअल लेबर करते हो, ठीक है, अपनी मेहनत से काम करते हो। मतलब अब इसके लिए पढ़ाई लिखाई की जरूरत है क्या? नहीं, तो ये स्किल्ड भी नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, ठीक है। रोबोटिक्स का यूज करना असेंबली लाइन पे, जैसे आप लोग अगर आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करोगे कार की जो असेंबली लाइन होती है जहाँ पे कार बनाई जाती है, तो आप देखोगे वहां पर रोबोट्स होते हैं, वही क्या करते हैं, कार के स्ट्रक्चर को होल्ड रखते हैं। नीचे से वो फिटिंग कर रहे होते हैं मोटर्स की, और वो कनेक्शंस जुड़ रहे होते हैं। जब गाड़ी को उल्टा करना होता है तो यही रोबोट्स गाड़ी को उल्टा कर देते हैं, है ना। तो जो रोबोटिक्स असेंबली लाइन पे हम बात करें, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कंप्यूटर पे हम सिर्फ डिजाइन को डाल देते हैं कि कंप्यूटर में हमने फीड कर दी, रोबोट उसी अकॉर्डिंग काम करता है। और जो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स है, खासतौर पे स्मेल्टिंग के, कि किस समय पर टेम्परेचर कितना रखा जाना चाहिए, तो ये सब चीजें, या रिफाइनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो गया है, रोबोटिक्स के हाथ में आ गया, रोबोटिक्स के इसमें यूज किया जाने लगा है। और constant development of new chemical and pharmaceuticals products are notable example of high tech industry। इसके साथ साथ बच्चों नई नई जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल्स, यानी जो दवाइयाँ बनाने वाली जो दवाइयाँ वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं, वो भी हमारी हाई टेक इंडस्ट्रीज के ही एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है।
नीटली स्पेस्ड, बिल्कुल साफ सुथरी जगह होती है। लो मॉडर्न डिस्पर्स्ड ऑफिस प्लांट लैब बिल्डिंग्स रेदर देन मैसिव असेंबली स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर देखा जाएगा तो मॉडर्न तरीके की लो और डिस्पर्स मतलब फैला हुआ यहाँ पर हमें वो दिखेगा, प्लान दिखेगा, ना कि इस तरीके की दिखेगी। फैक्ट्री के अंदर घुसोगे तो लगेगा कि सब इधर उधर भरा सा पड़ा है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दिखेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं लगेगा कि मैसिव हो गया सब कुछ, लगेगा तरीके से रखा गया है, साफ सफाई है, चीजों को थोड़ा डिस्टेंस पे रखा गया है, चीजें तरीके से की जा रही हैं, है ना। फैक्ट्रीज एंड स्टोरेज एरियाज मार्क द हाई टेक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। तो ये फैक्ट्रीज है और यहाँ का जो स्टोरेज एरिया है ये हाईटेक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बनाने का काम करता है। प्लांट बिजनेस पार्क्स, अब बच्चों ये देखना जरा ध्यान से, प्लांट बिजनेस पार्क्स फॉर हाईटेक स्टार्टअप्स हैव बिकम पार्ट ऑफ रीजनल एंड लोकल डेवलपमेंटल स्कीम्स। ठीक है, कि हाईटेक स्टार्टअप्स के लिए कि कैसे हाईटेक इंडस्ट्रीज को बढ़ाया जा सके, इसके लिए प्लांट बिजनेस पार्क्स बनाए जाते हैं जो कि रीजनल और लोकल डेवलपमेंट स्कीम का एक हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर क्या किया जा सके, यहाँ पर लोगों को मोटिवेट किया जा सके, उन्हें समझाया जा सके, उनको हेल्प की जा सके फाइनेंशियल लेवल पर कि किस तरीके से वो क्या कर सकते हैं, अपना हाईटेक स्टार्टअप कर सकते हो। हाईटेक इंडस्ट्रीज होती हैं वो रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं, यानी कुछ ही जगहों पर पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको झानी बदायूं वगैरह में भी मिल जाएंगी। सेल्फ सस्टेन्ड होती हैं, यानी सेल्फ सस्टेन्ड अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होती हैं। एंड हाईली स्पेशलाइज्ड, और हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं हर एक इंडस्ट्री, आर कॉल्ड टेक्नोपोलीज। ठीक है, तो इन्हें टेक्नोपोलीज कहा जाता है। ऐसी हाईटेक इंडस्ट्रीज जो कि रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड हो, सेल्फ सस्टेन्ड हो और हाईली स्पेशलाइज्ड हो, उन हाईटेक इंडस्ट्रीज को हम टेक्नोपोलिस कहते हैं। सिलिकॉन वैली, बच्चों देखो जरा ध्यान से देखना, ये दो काम की चीज मिलेंगी। सिलिकॉन वैली एक तो मिलेगी हमें सैन फ्रांसिस्को के पास में, यूएस की बात चल रही है बच्चों। अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में कहाँ पे मिलेगी हमें सिलिकॉन वैली, बेंगलोर में। ठीक है, यहाँ पे इसे सिलिकॉन वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर बेसिकली ना क्या होता है, देखो जो चिपसेट्स होते हैं, चिप बनती हैं, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होती हैं, वो सिलिका से बनती हैं। और जिस रीजन में इस तरीके की इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं, यानी आईटी इंडस्ट्रीज ज्यादा होती हैं बेसिकली बच्चों, उसे सिलिकॉन वैली बोल रहे हैं। तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को के पास में और इंडिया की सिलिकॉन वैली बेंगलोर के पास में। और सिलिकॉन फॉरेस्ट जो कि सियाटल सियाटल के पास में, ये टेक्नोपोलिस के ही एग्जाम्पल है। यानी ये चाहे वो सिलिकॉन वैली हो जाए चाहे सिलिकॉन फॉरेस्ट हो जाए, नाम रखेगा यहाँ सिलिकॉन फॉरेस्ट, जंगल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इंडस्ट्रीज का कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है यहाँ पर एक साथ, इसलिए इसे फॉरेस्ट नाम दिया गया। जैसे हम बोलते हैं ना दिल्ली को कि कंक्रीट फॉरेस्ट है ये, यहाँ पे जंगल नहीं मिलेंगे, कंक्रीट फॉरेस्ट मिलेंगे, यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, इसके आगे चैप्टर खत्म करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके बच्चों, ओके, ठीक है बच्चों।